हेलो एवरीवन, हेलो माय किड्स, कैसे हो तुम सब। और मैं श्रद्धा श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं आगे का चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से तुम क्या समझते हो कि जितना भी तुम खाना खा रहे हो या जो भी चीज़ें तुम अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो, क्या सब की सब तुम यूज़ कर लेते हो, या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रिस्पॉन्स में किसी भी टाइप का कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना भी मेटाबॉलिज्म तुम्हारी बॉडी में चल रहा है या फिर सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में चल रहा है, या फिर हम कहें जितने भी एनिमल्स हैं सभी की बॉडी में चल रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट किसकी फॉर्म में रिलीज़ होता है, वेस्ट की फॉर्म में रिलीज होता है। अब वही मेटाबॉलिक वेस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलग अलग तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करेगा, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जिनको क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। वो सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर के तुम्हारे मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे कि वो कौन से मेजर मेथड्स हैं जिनके थ्रू वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद हम अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से अलग अलग क्लास, अलग अलग फाइलम में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर फाइलम के एनिमल्स किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, और उस पर्टिकुलर फाइलम के एनिमल्स के पास कौन से स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो तुम्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फेवरेट फाइलम्स हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए जहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक 3 मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, अमोनिया। क्या है बेटा, अमोनिया। और जब हमने अमोनिया की बात की तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि तुम्हारी बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी में बनने वाला जो फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कौन सा है बेटा, अमोनिया। नो मैटर कि कोई भी एनिमल अमोनिया रिलीज कर रहा है, यूरिया रिलीज कर रहा है, या फिर यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, कुछ भी रिलीज कर रहे हो एनिमल्स, लेकिन जो फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट बनेगा, वो क्या है, अमोनिया है। इसी को बाद में कन्वर्ट कर लेंगे यूरिया में, जो यूरिया रिलीज़ करते हैं, और वहीं से फॉर्मेशन कर लेंगे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का, जो कि यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। लेकिन बनेगा बेटा सब में पहले क्या, अमोनिया। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर अमोनिया की बात की जाए तो ये क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटा। क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ पर लिखो फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि किसी भी एनिमल की बॉडी में जो सबसे पहले मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा वो क्या है बेटा, अमोनिया। फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, क्या है बेटा, अमोनिया। अब दूसरी बात यहाँ पर ये सुनो कि जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है इन तीनों में, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हो गई। अब एक बात बताओ कि जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए कैसी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, क्या उसको शरीर में रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा या फिर यूज़फुल होगा, या फिर हम कहें कि अगर हमने उसको अपने शरीर में थोड़ी भी देर तक रहने दिया तो क्या वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा बेटा। तो जो अमोनिया है इसको तुरंत शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है।
शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, वरना क्या करेगा, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। समझ पा रहे हो? तो ये उन एनिमल्स में फॉर्मेशन होगा अमोनिया का जो कहाँ रह रहे हैं, पानी में। जो कहाँ रह रहे हैं, पानी में। अब यहाँ से एक रिलेशन और बनता है, अमोनिया कैसा है बेटा, मोस्ट टॉक्सिक है, तुरंत शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। और इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक बड़े अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है, एक बड़े अमाउंट में पानी की ज़रूरत है। और एक रिलेशन यहाँ पर, और बड़े अमाउंट में पानी की ज़रूरत है, इसके साथ साथ इन तीनों में जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रखता है वाटर के साथ। समझ पा रहे हो? फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होने के साथ साथ ये वाटर के साथ सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी शो करता है। ठीक है, तो टॉक्सिक है, ठीक है, अपन ने माना नुकसानदायक है, लेकिन एक फ़ायदा कि वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी शो करता है, यानी कि जो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जिनके पास पानी का कोई कमी नहीं है बेटा, ठीक है, खूब सारा पानी चारों तरफ भरा हुआ है, और वो जैसे कि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल है, तो उसी के साथ साथ क्या करते रहते हैं, अपने बॉडी से जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ तुरंत बॉडी के बाहर, जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तुरंत बॉडी के बाहर, क्योंकि पानी की कमी है नहीं बेटा, पानी की कमी है नहीं उनको, खूब सारा पानी चारों तरफ भरा हुआ है, पानी ही पानी है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मोस्ट सॉल्युबल, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है, मोस्ट टॉक्सिक है और मोस्ट सॉल्युबल है। अब बताओ, जो अभी पहले पॉइंट डिस्कस किया कि अमोनिया को डायरेक्टली रिलीज करने के लिए, ठीक है, अमोनिया को डायरेक्टली रिलीज करने के लिए लॉट ऑफ वाटर की आवश्यकता है। ठीक है, रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, रिक्वायर lots of water to be excreted, to be excreted। ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट्स। अब बात आती है कि ऐसे एनिमल्स आखिर कौन कौन से हैं बेटा जो क्या एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, तो बेटा जैसे कि कहा कि जो पानी में रहते होंगे, जिनके पास पानी की कमी नहीं है, जैसे कि अपन की मछलियाँ, जैसे कि मछलियाँ फिशेस, और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, अब तुम कहोगे एम्फीबियंस कैसे? ठीक है, क्योंकि एम्फीबियंस तो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो सुनो, जो टैडपोल होता है, जो टैडपोल है ना एम्फीबिया का लार्वल स्टेज, वो कहाँ है? पानी में है। वो कहाँ है? पानी में है। ठीक है, तो जो टैडपोल स्टेज है एम्फीबियंस की, वो कैसी होती है? अमोनिया एक्सक्रीटिंग। ठीक है, और जैसे ही वो बदलता है एडल्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा? यूरिया एक्सक्रीटिंग। समझ पा रहे हो? क्या हो जाएगा? यूरिया एक्सक्रीटिंग। तो इधर सुनो, क्या हमने यहाँ पर बोला, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा फिशेस बेटा, और कौन हो जाएंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, और क्या हो जाएंगे? एम्फीबियन टैडपोल्स। क्या हो जाएंगे? एम्फीबियन टैडपोल्स। ठीक है, टैडपोल्स, यानी कि टैडपोल बेटा जो लार्वा है एम्फीबिया का, वो कैसा होता है? अमोनिया एक्सक्रीटिंग होता है। ठीक है, अब दो टर्म आते हैं। कौन से टर्म आते हैं? दो, कि जो अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक एनिमल्स, और उनकी अमोनिया एक्सक्रीट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? अमोनो
अमोनोटेलिज्म कहलाती है। ठीक है, तो जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? अमोनोटेलिज्म। क्या कहलाती है? प्रोसेस अमोनोटेलिज्म। क्लियर है इतना? तो यानी कि ये मोस्ट टॉक्सिक है, इसे बॉडी से तुरंत बाहर निकालना बेहद ज़रूरी। तो अब दूसरे पॉइंट पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या है? यूरिया। लेकिन क्या डायरेक्टली यूरिया का फॉर्मेशन होगा? नहीं, डायरेक्टली यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों। पहले अमोनिया ही बनेगा, लेकिन कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ठीक है, अमोनिया ही कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इनटू यूरिया में, इनटू यूरिया। ठीक है, अब ये थी मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। तो इसके कंपैरिजन में जो यूरिया है वो कम टॉक्सिक है और इसको कुछ समय के लिए बॉडी में रिटेन किया जा सकता है। ठीक है, कंपैरेटिवली कैसी है? लेस टॉक्सिक। ठीक है, उससे कम टॉक्सिक है। मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो यूरिया है ये अमोनिया के कंपैरिजन में कम सॉल्युबल है, लेकिन यूरिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली कैसी है? लेस सॉल्युबल। कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बेटा, पानी में कम घुलेगी अगर कंपैरिजन किया जाए किससे? अमोनिया से। समझ पा रहे हो इतना? तो बताओ, सॉल्युबिलिटी भी वाटर से कम है और इसको अगर कुछ समय के लिए बॉडी में रखा जाए तो ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। तो क्या करें बताओ? तो यहाँ बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी एक्सक्रीट करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी? नहीं। जितना अमाउंट ऑफ वाटर अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए चाहिए, यहाँ पर उतने अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, रिक्वायर comparatively less amount of water to be excreted। इतना समझ में लगा सबको? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल। तो बेटा जो अपन है वो कैसे हैं? यूरोटेलिक है ना? कैसे हैं? यूरियोटेलिक हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन और मैमल्स ले लो, मैमल्स। इसके अलावा यूरिया कौन रिलीज करता है? और करते हैं अर्थवर्म। और क्या कहा कि जो टैडपोल्स थे वो क्या कर रहे हैं? अमोनिया रिलीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो एडल्ट बन जाएंगे तो क्या हमने कहा कि वो क्या रिलीज करेंगे? यूरिया रिलीज करेंगे। एडल्ट एम्फीबिया। समझ पा रहे हो? तो अब दूसरा पॉइंट सुनो। जो प्रोसेस की बात की कि जो एनिमल्स एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया, तो अमोनोटेलिक। और प्रोसेस कौन सी? अमोनोटेलिज्म। तो यहाँ पर भी नाम से ही देखो, तो ये जो एनिमल्स हैं बेटा जो रिलीज करेंगे क्या? यूरिया। क्या एक्सक्रीट करेंगे? यूरिया। तो देखो, एनिमल्स
क्या एक्सक्रीट करेंगे बेटा? यूरिया। तो क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? यूरियोटैलिक। क्या कह देंगे? यूरियोटैलिक कह देंगे। और इस प्रोसेस को बेटा यूरियोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म। ठीक है, इतना समझ में लगा? तो ये हो गया अमोनिया और यूरिया का केस। अब कहाँ पे शिफ्ट करेंगे बेटा? यूरिक एसिड पर। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? यूरिक एसिड पर। तो देखो यहीं से हम लोग कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट था, यहाँ पर अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिया में। तो यहाँ पर कन्वर्ट किस में करेंगे बेटा? कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स। समझ पा रहे हो? क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि बिल्कुल ही सुखा देंगे यूरिन को। ठीक है, बिल्कुल ही सुखा देना है। क्यों सुखा देना है? क्योंकि यूरिकोटैलिक एनिमल्स वो होते हैं जो बिल्कुल शुष्क स्थानों पे रहते हैं, एरिड कंडीशन में। समझ पा रहे हो? पानी की बहुत कमी है बेटा, पानी की बहुत कमी है बेटा, पानी ही नहीं है। वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी का पानी वेस्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। उनको सारा पानी कंजर्व करना है, क्योंकि अगल बगल तो पानी है ही नहीं, अगल बगल तो पानी है ही नहीं। बेचारों को पानी नहीं मिल रहा है और तुम कह रहे हो कि नहीं यूरिन में वेस्ट कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं? अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? छोटे छोटे क्रिस्टल्स में। और क्रिस्टल्स का क्या नाम है? यूरिक एसिड। समझ पा रहे हो इतना? तो सुनो, यहाँ पर हमने कहा कि कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक और इसको कहा मोस्ट टॉक्सिक, लेकिन जब बारी आएगी यूरिक एसिड की तो हम कहेंगे लीस्ट टॉक्सिक या फिर नो टॉक्सिसिटी। समझ पा रहे हो? लीस्ट टॉक्सिक या फिर इतना कि नेग्लिजिबल। कितना? नेग्लिजिबल। इन तीनों में अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो तुम सबसे कम किसकी बताओगे? यूरिक एसिड की। ठीक है, तो देखो लीस्ट टॉक्सिक या फिर नेग्लिजिबल, नो टॉक्सिक। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ड यूज किया जाए नो टॉक्सिसिटी तब भी तुम उसको सही मानोगे। नो टॉक्सिसिटी, बिल्कुल भी यहाँ पर क्या होना है? हार्ड नहीं होना है कि नहीं लीस्ट टॉक्सिक ही हम चूज़ करेंगे ऑप्शन, नहीं हम नेग्लिजिबल ही चूज़ करेंगे। तीनों में से जो मिलेगा वो तुम ऑप्शन चूज़ करोगे। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए तो तुम सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? नो टॉक्सिसिटी। ठीक है, नो टॉक्सिसिटी। अब देखो लेस टॉक्सिक की बात हो गई, अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब हमने क्या कहा कि पानी को कंजर्व करना है, यानी कि वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को वेस्ट नहीं होने देना। अब बताओ यूरिक एसिड अगर सॉल्युबल होगा वाटर में तो क्या करेगा? क्या वो अलग से एक्सक्रीट हो पाएगा बिना पानी के? नहीं। तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी? बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल कम होगी या फिर लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है, कम से कम पानी का यूज़ करना है बेटा, कम से कम पानी का। समझ पा रहे हो? तो लीस्ट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विद वाटर, विद वाटर। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई पानी से तो सारे पानी को घोल के निकाल ले जाएगा, तुम बचा नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो लेस अमाउंट ऑफ वाटर, वहाँ पर लीस्ट सॉल्युबिलिटी है। तो जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बने तो क्या बताओ? अब पानी की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी वाटर की कम ज़रूरत है, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट अमाउंट या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब एक वर्ड आता है कि जब बेटा तुम जा रहे थे और तुम एक पेड़ के नीचे से गुजरे तो यहाँ पे एक गिफ्ट आया ऊपर से वाइट कलर का। ठीक है, ऊपर चिड़िया बैठी थी और उसने तुमको एक गिफ्ट दिया।
क्या दिया, गिफ्ट दिया, और तुमने कहा ओ माय गॉड मेरी शर्ट तो ख़राब हो गई, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, वो क्या है, यूरिक एसिड, क्योंकि चिड़िया बेटा हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, पता नहीं वो कब नीचे आएगी और पानी पिएगी, तो उसको वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत, या फिर ऐसे एनिमल्स जो एरिड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, जो हाइबरनेट करते हैं जैसे कि लिजर्ड्स और स्नेक्स, ठीक है, या फिर अपन के इंसेक्ट्स और या बर्ड्स, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं, समझ पा रहे हो। तो जो वो बर्ड है ना बेटा, जो उसने तुमको गिफ्ट दिया वाइट कलर का यहाँ कंधे पे, उसको क्या कहते हैं, पेस्ट या फिर पीलेट, ठीक है, ये वर्ड के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सक्रीट, और इनका जो एक्सक्रीशन है उसको क्या कहते हैं, पेस्ट या फिर पीलेट, पेस्ट या फिर पीलेट, ठीक है। वही वाइट कलर का जो पेस्ट तुम्हारे ऊपर से गिरा जब तुम पेड़ के नीचे से जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन के बारे में। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, तो सबसे पहले तो तुम पहले किसको याद रखोगे, पहले तुम याद रखोगे बर्ड्स को, ठीक है, फिर उसके बाद इंसेक्ट्स को याद रखोगे, ठीक है, इंसेक्ट्स को याद रखोगे, और इसके अलावा जो एक बेटा कंगारू रैट है, कंगारू रैट है, वो भी कैसा होता है बेटा, यूरिकोटैलिक होता है, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई, यूरिकोटैलिज्म की। अब फिर सेम क्वेश्चन जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि इन एनिमल्स को क्या बोलेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो जो एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं और एक्सक्रीट करते हैं क्या, यूरिक एसिड, ठीक है, क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, तो बेटा क्या बोल दिया, यूरिकोटैलिक, क्या बोल दिया, यूरिकोटैलिक बोल दिया। और अब दूसरा पॉइंट ये आया कि जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिकोटैलिक बोल दिया, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिज्म, ठीक है। प्रोसेस क्या हो गई बेटा, यूरिकोटैलिज्म, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान दो कि ये जो वर्ड है, ये जो क्या है, वर्ड है, ये जैसे कि यूरिकोटैलिक और इधर यूरियोटैलिक, यहाँ पर क्या होगा, एक ही लेटर में क्या होगा, खेल खराब हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो इस वर्ड को, इस लेटर को तुम्हें ध्यान रखना है कि यूरियोटैलिक है या फिर यूरिकोटैलिक है। तो बेटा यहाँ पर एक जनरल अकाउंट था, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। ये हैं कुछ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर फाइलम के बारे में पूछ देंगे, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में पूछ देंगे कि बताओ वो क्लास या वो फाइलम किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, या फिर उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ जो ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, प्रोटोजोआ से, किससे करेंगे, प्रोटोजोआ से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल समझते हो ना, एक वैक्यूल है बेटा, प्रोटोजोआ के पास एक झोला है जिसमें सारे वेस्ट भर लेंगे और वही वैक्यूल जाके 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 इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होगी और बाहर की तरफ खुल जाएगी, वेस्ट बाहर रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या याद रखना है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को, और प्रोटोजोआ के बारे में लिखा गया कि ये होते हैं अमोनोटैलिक, ठीक है। अब दूसरा है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा पोर ही होते हैं पूरी बॉडी में, तो ये क्या करेंगे, अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही, यानी कि पूरे शरीर में तो छेद है ना बेटा, पूरे शरीर में पोर्स हैं, पानी आ रहा है पानी निकल रहा है, ठीक है। तो जो उनकी बॉडी सरफेस है उसी में पानी आया पानी निकला, और उसी तरीके से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, और अमोनोटैलिक क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, शरीर में भी पोर है, आया पानी अंदर बाहर गया, कोई दिक्कत नहीं, पोरीफेरा एकदम खुश है, ठीक है। अब आया सिलेंट्रेटा,
कौन आया, सीलेंट्रेटा। ये भी करते हैं जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन, और कैसे होते हैं बेटा, अमोनोटैलिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट। अब इनके पास है फ्लेम सेल्स। कौन सी हैं बेटा, फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स को ही कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब देखो एक सेल है बेटा, देखो एक सेल है, ऐसे जैसे कि अपन की आग नहीं जलती है, ऐसे ऐसे आग जल रही है, ऐसे फ्लेम की तरह एक सेल है इनके पास। इसी में वेस्ट क्या होता है, ये अपना सारा भर लेते हैं और इसी की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। समझ पा रहे हो। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के केस में तुम फ्लेम सेल को याद रखोगे, और सबसे ज़्यादा ये याद रखोगे कि जो फ्लेम सेल है उसी का नाम प्रोटोनेफ्रिडिया। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। और कैसे हैं, अमोनोटैलिक है। समझ पा रहे हो। फिर आया निमेटोड्स। कौन आए बेटा, निमेटोड्स आ गए। इनमें तुमको याद रखना है पूछा जाने वाला टर्म रीनेट सेल्स। इसको सब इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। रीनेट सेल्स बेटा बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और इनको याद रखोगे तुम निमेटोड्स के केस में। और कैसे हैं, अमोनोटैलिक हैं। क्लियर है। अब बात आती है एनेलिडा की, यानी कि रेंगता हुआ केचुआ, ठीक है। अब इसके पास है नेफ्रीडिया। क्या है बेटा, नेफ्रीडिया। याद रखना फ्लेम सेल्स आर प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन ये क्या है, नेफ्रीडिया है। समझ पा रहे हो। और कैसे हैं, अमोनोटैलिक हैं। कैसे हैं, अमोनोटैलिक हैं। समझ पा रहे हो। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा की अलग अलग 3 क्लास, अलग अलग 3 क्लास। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहली क्लास ये हो गई, 2 और 3 क्लास इंसेक्टा। अभी पढ़ा ना कि इंसेक्ट क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है। और इनके पास सबसे मेजरली तुमको जो याद रखना है वो है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या याद रखना है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और यूरिकोज ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा, यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है। और ये कैसे हैं, यूरिकोटैलिक हैं। जब तुम पढ़ते हो कॉकरोच तो वहाँ पर पढ़ते हो ना यूरिकोज ग्लैंड को, पढ़ते हो ना यूरिकोज ग्लैंड को। दूसरा क्लास क्या आया, क्लास क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया। तो यहाँ पर तुमको ये जो ग्रीन लिखा है ना, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, जिसको कह रहे हैं एंटिनरी ग्लैंड, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। जो ग्रीन ग्लैंड है या फिर एंटिनरी ग्लैंड है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं और ये भी होते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब आता है एरेक्निडा, अब आता है एरेक्निडा, ठीक है। एरेक्निडा में तुमको याद रखना है एक कोक्सल ग्लैंड और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये भी होते हैं यूरिकोटैलिक। आया समझ में इतना। नेक्स्ट पे चलो, कहाँ पहुँच गए, मोलस्का में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, मोलस्का में पहुँच गए। तो ये देखो, ये भी हैं, अमोनोटैलिक भी हैं, यूरिकोटैलिक भी हैं, ठीक है। अब तुमको ये जो ऑर्गन्स ऑफ बोजानस है, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस या फिर बोजेंस, जैसे भी तुम बोलो बेटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली तुमको इस ऑर्गन के बारे में याद रखना है इन केस ऑफ मोलस्का। और ये अमोनोटैलिक भी हैं और यूरिकोटैलिक भी हैं। लेटर को याद रखना है, नहीं तो लेटर से ही खेल खराब हो जाएगा। यूरोटैलिक नहीं, यूरिकोटैलिक। फिर आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की जैसे ही एक्सक्रीशन की बारी आएगी, तुम यहाँ पर ये जो ट्यूब फीट लिखा है इसको याद रखोगे, ट्यूब फीट को याद रखोगे, ठीक है। और ये कैसे हैं, मेनली अमोनोटैलिक हैं, मेनली अमोनोटैलिक। फिर आता है हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा यानी कि आधा कॉर्डेटा। कैसा बेटा, आधा कॉर्डेटा, ठीक है। यहाँ पर ग्लोमेरुलस या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड, ये प्रोबोसिस ग्लैंड को तुमको याद रखना है, ठीक है। कैसे हैं, अमोनोटैलिक।
और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी याद रखो, बलेनोग्लॉसिस। हेमिकॉर्डेटा में जो बलेनोग्लॉसिस है वो सबसे लोकप्रिय एग्जाम्पल है, और खूब पूछा जाता है कि बताओ बलेनोग्लॉसिस में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रोबोसिस ग्लैंड तुमको याद रखना है, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा पे पहुँचे तो यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट, और कैसे हैं बेटा, यूरिकोटैलिक हैं। कैसे हैं, यूरिकोटैलिक हैं। फिर आते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। अब देखो सिफेलोकॉर्डेटा में तुमको एक तो ब्राउन फनल बहुत याद रखना है, रीनल पेपाइली, और उसके बाद यही दो इम्पॉर्टेंट है, बाकी तुम ये भी याद तुमको करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तुम ब्राउन फनल को याद रखोगे और रीनल पेपाइला याद रखोगे, समझ पा रहे हो। और ये कैसे हैं, अमोनोटैलिक हैं। उसके बाद आगे की चीज़ें जैसे कि अपन की बात हो गई, कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स की बात हो गई, ठीक है। तो कैसे हैं, यूरियोटैलिक। कैसे हैं बेटा, यूरियोटैलिक। जैसे कि ह्यूमन की बात हो गई तो अपन कैसे हैं, यूरियोटैलिक हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी कि कौन कौन से एनिमल्स जो तुमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैसा है, मोनोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, या फिर यूरियोटैलिक है। समझ पा रहे हो। अब हम बेटा शिफ्ट करेंगे किस पर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, ठीक है। किस पर शिफ्ट करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। और यहाँ पर हम ह्यूमन के एक्सक्रीशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ह्यूमन की बात की जाए तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है बेटा, कौन सा है, किडनी। कौन सा है, किडनी, ठीक है। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, क्योंकि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी जैसे ही किसी ने एक्सक्रीशन बोला तो अपन के दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आया, किसका, किडनीज का। और किडनी कितनी है बेटा, दो हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड, ठीक है। दो किडनीज हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन कुछ एक और भी ऑर्गन्स हैं बेटा जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, या तो फिर इंडिपेंडेंटली कुछ एक अमाउंट में वेस्ट को बॉडी से रिलीज़ करते हैं। समझ पा रहे हो। जैसे कि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे रोल ऑफ लीवर। क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ लीवर। तो कुछ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में या तो हेल्प करने वाले हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंटली भी कुछ अमाउंट में हमारे वेस्ट को बाहर रिलीज़ करते हैं। जैसे कि रोल ऑफ लीवर किस में है, एक्सक्रीशन में है, क्योंकि यहीं पर होता है चेंज किसका, अमोनिया से यूरिया में। समझ पा रहे हो। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि लीवर किसका सिक्रेशन करता है, बाइल का। किसका सिक्रेशन, बाइल का। और वहाँ पर जब सिक्रेशन ऑफ बाइल हो रहा होता है तो वहाँ पर जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है उसके रिमूवल में भी लीवर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, लीवर हो गया। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी क्या करती है, वहाँ पर कुछ एक अमाउंट में वेस्ट को रिलीज़ करने में हेल्प करती है वाया हेल्प ऑफ एनस। समझ पा रहे हो। क्या करती है, वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगी। दूसरी बात हमारी स्वेट ग्लैंड्स। क्या है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से हमको पसीना आता है। क्या आता है, पसीना। अब तुमने कभी भी अगर ध्यान दिया हो कि जब तुमको बहुत ज़्यादा पसीना आया हो गर्मियों में और तुमने अपनी शर्ट उतार के ऐसे भीगी हुई पसीने में किसी हैंगर पे टांग दी, और जब वो पसीना सूखा तो तुमने देखा कि वाइट कलर का जितने में पसीना आया था उतने में एक लाइनिंग बनी हुई नज़र आती है। समझ पा रहे हो, एक लाइनिंग बनी हुई नज़र आती है। वो क्या है, वो क्या है, सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट है जो बॉडी ने बाहर फेंका है। क्या है बेटा, सॉल्ट है। तो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़,
एक होते हैं बेटा सिबेशियस ग्लैंड। कौन से? सिबेशियस ग्लैंड। अब सिबेशियस ग्लैंड्स क्या है? सीबम रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सीबम। तुमने देखा होगा कि सुबह तुम बहुत अच्छे से अपना फेस वॉश करके बढ़िया से निकले, एकदम मुंह चमकता हुआ, लेकिन शाम तक क्या हुआ कि चिपचिपा हो गया फेस। क्या हुआ? चिपचिपा हो गया। या फिर कई दिनों तक जब तुम हेयर वॉश नहीं करते हो, तो जिस दिन तुमने हेयर वॉश किया, ओ माय गॉड, एकदम लहलहा रहे हैं तुम्हारे बाल, लेकिन 2-3 दिन तक तुमने हेयर वॉश नहीं किया तो क्या हुआ? एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। क्या होते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। तो क्या है? सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो कि रिलीज करती हैं सीबम, जो कि फैलता है तुम्हारे बालों पर, फैलता है तुम्हारी स्किन पर, जिससे कि क्या होता है, वहाँ का नेचर कैसा हो जाता है? ऑयली। कैसा हो जाता है? ऑयली। और सिबेशियस ग्लैंड कहाँ? कान के अंदर। वो भी क्या करते हैं? ऐसे 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 करके तुम करते हो ना, ईयर वो डाल के स्टिक, और फिर ऐसे बाहर कर देते हो, है ना? तो वो क्या है? सिबेशियस ग्लैंड्स हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा अगर पूछा जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अपन का किडनी। ठीक है। अब जब हमने पीछे की स्लाइड में बात की कि फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट सभी में क्या होगा? अमोनिया होगा। क्या होगा बेटा? अमोनिया होगा। लेकिन अब ये एक क्वेश्चन लिखा है कि हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड। अच्छा, एक्सक्रीटरी नेचर भी लिखा है। ओके, एक्सक्रीटरी नेचर अभी पढ़ा। ह्यूमन कैसा है? यूरियोटेलिक है। कैसा है? यूरियोटेलिक है। और यूरियोटेलिक कौन से होते हैं बेटा? जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। और अपन यूरिया कैसे एक्सक्रीट करते हैं? इन फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर ही अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आखिर अमोनिया बनता कैसे है। अभी यूरिया की बात नहीं हो रही है, अभी ये बताओ कि जो फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट था, आखिर वो कैसे बना बच्चों? आखिर वो कैसे बना? ठीक है, तो तुमने क्या खाया? प्रोटीन खाया। क्या खाया? प्रोटीन खाया। प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। प्रोटीन ऐसे थी बेटा, फोल्ड थी, प्रोटीन फोल्ड थी, तुमने खा लिया। अब यहाँ से क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन में ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? अमीनो एसिड है। क्या है बेटा? अमीनो एसिड है। ठीक है। अब जब इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ऐसे ऐसे ब्रेक किया जाएगा, क्या होगा? ब्रेक किया जाएगा तो क्या रिलीज होंगे? अमीनो एसिड्स रिलीज होंगे। अब जब तुमने पढ़ा होगा पहले, तो अपन कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर कर सकते हैं, और अपन फैट को भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि हम प्रोटीन्स या फिर प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स को स्टोर नहीं कर सकते, इनको कंटिन्यूअसली मोबिलाइज कराना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? कंटिन्यूअसली मोबिलाइज कराना ज़रूरी है। तो इधर ध्यान दो, अगर बात करें अमीनो एसिड की, तो हमने कहा कि इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको मोबिलाइज कराना ज़रूरी है। तो जब तुम पढ़ते हो स्ट्रक्चर किसी अमीनो एसिड का, तो कुछ इस तरीके से पढ़ते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर किसका बेटा? अमीनो एसिड का। इधर होता है आर चेन या फिर आर ग्रुप। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? इसको मोबिलाइज कराना है, और उसके लिए ये जो यहाँ पर ग्रुप है अमोनियम ग्रुप, ये अमोनिया को तुम्हें यहाँ से निकालना है। ठीक है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो भी पहले बनाई थी ना, उसमें से एक एक अमीनो एसिड की ये अमोनिया को तुम्हें निकालना है। लेकिन अगर तुमने अमोनिया निकाल लिया, फिर हमने क्या बोला
कि ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। कैसा है? टॉक्सिक है। तो क्या इसको निकाल के ऐसे ब्लड में रखना फ़ायदेमंद साबित होगा? नहीं। अपन अमोनोटेलिक नहीं है, हमारे आसपास इतना वाटर नहीं है कि लगातार इसको क्या कर सकते हैं, मोबिलाइज करा के एक्सक्रीट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा इस अमोनिया को पहले तो इससे निकालना है, और दूसरी बात इसको कहाँ तक पहुँचाना है? लीवर तक। कहाँ तक पहुँचाना है? लीवर तक। क्योंकि जो हमने कहा कि जो एनिमल्स यूरियोटेलिक हैं वो अपनी अमोनिया को चेंज कर लेते हैं यूरिया में। ठीक है, तो चेंज तो बेटा लीवर में ही होना है, चेंज तो बेटा लीवर में ही होना है। तो ये अमोनिया को कहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा? लीवर तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ कैसे पहुँचाएंगे? तो यहाँ से अमोनिया को निकालते हैं। तो देखो ये है बेटा अपन का अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड है। ये देखो ध्यान दो, ये है वही वाला अमीनो एसिड। ठीक है, जिसका क्या किया? ट्रांसएमिनेशन, यानी कि इससे अपन ने अमोनिया को निकाल लिया। क्या किया? अमोनिया को निकाल लिया। और जब अमीनो एसिड से अमोनिया को निकाल लिया तो स्केलेटन बचा। क्या बचा? स्केलेटन। और इसे क्या कह दिया? अल्फा कीटो एसिड बचा। अब क्या निकाल लिया है? अमोनिया निकाल लिया है। इसको खुला नहीं छोड़ना है वरना टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। ठीक है, खुला नहीं छोड़ना है। तो जब खुला नहीं छोड़ना है तो बताओ क्या करें? तो बताओ क्या करें? तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, या फिर इसी को कहते हैं ऑक्सो ग्लूटारेट, ऑक्सो ग्लूटारेट। समझ पा रहे हो? इस पर इस अमोनिया को लगा देंगे। क्या करेंगे? अमोनिया को लगा देंगे। और जब इस पर अमोनिया को लगाया तो ये चेंज हो जाएगा ग्लूटामेट में, चेंज हो जाएगा ग्लूटामेट में। तो अब बताओ जो खुली अमोनिया घूम रही थी, जो कि क्या कर सकती थी? टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती थी, अब उसको अपन ने अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर लगा दिया तो क्या बन गया? ग्लूटामेट। क्या अब इसको बिना किसी टेंशन के लीवर तक पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है। ग्लूटामेट लेकर के पहुंचा कि भाई लो लीवर, मैं लाया हूं अमोनिया। ठीक है, अब ये पहुंचा लीवर में। कहाँ पहुंचा? लीवर में। और लीवर में क्या डोनेट कर दिया? अपना अमोनिया। क्या डोनेट कर दिया? अमोनिया। और जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर अमोनिया लगाया तो ग्लूटामेट बना। तो जब ग्लूटामेट से अमोनिया निकाल लिया तो वापस चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। आया समझ में? तो ये खेल इतना जो चला, ये किस लिए चला? क्योंकि अमोनिया कैसा है? टॉक्सिक है। इसको किसी पर लगाकर ही भेजेंगे, खुला नहीं भेज सकते। समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन था हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड। समझ पा रहे हो? तो देखो अमीनो एसिड को जब तोड़ा, उसका अमोनिया अपन ने निकाला तो क्या बना? अमोनिया बना लिया। कहाँ भेज दिया? लीवर में। अब अपने को क्या करना है? लीवर में जाकर के अमोनिया से यूरिया बनाना है। क्या करना है? अमोनिया से यूरिया बनाना है। तो इधर ध्यान दो। अब एक अगला क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि हाउ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड वेयर, एंड वेयर। तो सबसे पहले वेयर का आंसर दो बेटा, सबसे पहले वेयर का आंसर दो। इनको बताओ कि जो लीवर है, इन लीवर, और लीवर की सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? हिपैटोसाइट्स कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पर कौन पहुँच चुका है? अमोनिया। तो इधर ध्यान दो ज़रा, यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। यहाँ पर क्या था बेटा? अमोनिया था। ठीक है, इसको बेटा जोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ जोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसको एक कंपाउंड पर लगाते हैं
जिसका नाम है ऑर्निथीन। क्या नाम है? ऑर्निथीन। ध्यान दिया इतना? ठीक है। ऑर्निथीन पर इसको लगाया, ऑर्निथीन पर इसको लगाया, तो जब ये रिएक्शन होती है, जब अपन की अमोनिया और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड को किस पर लगाना है? ऑर्निथीन पर लगाना है, तो यहाँ पर निकलता है एक वाटर मॉलिक्यूल। कौन निकलता है? एक वाटर मॉलिक्यूल। और इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर होता है खर्चा, यहाँ पर होता है खर्चा। और खर्चा कितना होगा? 2 ATP का खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? 2 ATP का खर्चा होगा। ठीक है। अब ध्यान दो, जब इसको लगा दिया ऑर्निथीन पर तो दूसरा कंपाउंड बना। क्या बोला? सिट्रुलेन। क्या बोला बेटा? सिट्रुलेन बोला। ठीक है, ये बना सिट्रुलेन। अब देखो, जब हम अमोनिया को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? NH3 है। ठीक है, जबकि यूरिया का क्या फॉर्मूला? NH2CO NH2। ठीक है, तो यानी कि अभी अपने पास कितने नाइट्रोजन है? सिर्फ एक। यानी कि एक यूरिया बनाने के लिए अभी एक और नाइट्रोजन की ज़रूरत, यानी कि एक और अमोनिया लगाना पड़ेगा। तो देखो, अगले ही स्टेप में एक और अमोनिया। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एक और अमोनिया कहाँ से आ गया। ठीक है, अमोनिया तो आता ही चला जा रहा ना लिवर में कन्वर्जन करने के लिए यूरिया में। ठीक है, तो एक अपन ने और अमोनिया उठाया और यहाँ पर इसको लगाया। ठीक है, एक अमोनिया उठाया और यहाँ लगाया। फिर से अपन का खर्चा होगा बेटा, फिर से अपन का खर्चा होगा। कितना खर्चा? 1 ATP का। कितना खर्चा? 1 ATP का खर्चा होगा। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर भी निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखोगे। तो जब एक अमोनिया और लगा दिया तो यहाँ पर बन गया आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या बन गया? आर्जिनिन। ठीक है, अब बताओ, क्या 2 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और एक वो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर्जिनिन से बेटा होता है किसका इवॉल्व? यूरिया का। और साथ ही साथ ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में। समझ पा रहे हो? और यहीं पर एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। आया समझ में? तुमने क्या किया? प्रोटीन खाया, उसमें से निकले अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड को तोड़ करके उसका अमोनिया क्या करा? निकाल लिया। उसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट पर लगाकर बना दिया ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट से कहा कि तुम इसको लेकर के जाओ लीवर में। वो वहाँ लेकर के गया। उसने क्या कहा कि ये लो अमोनिया, और अपन वापस से अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो रहे हैं। आ गया अमोनिया, इसको जोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और यहाँ पर बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है। ये जो NH3 और CO2 मिलकर बने ना, कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का निकलेगा और होगा बेटा खर्चा। कितने ATP का? 2 ATP का। और इसको लगाएंगे किस पर? ऑर्निथिन पर। वापस बना लिया सिट्रुलिन। अब यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन था, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक और अमोनिया। फिर से खर्चा होगा 1 ATP का और फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला। क्या बन गया? आर्जिनिन। अब जब आर्जिनिन से अपन NH2CO NH2 यानी कि यूरिया निकाल लेंगे और तो वापस ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑर्निथिन में।
और ये साइकिल कहाँ पे चल रही है? ये साइकिल चल रही है लिवर में, और कहाँ पर? हिपैटोसाइट्स में। और सबसे पहला एक्सेप्टर कौन है? ऑर्निथिन है। इसी वजह से साइकिल का नाम ऑर्निथिन साइकिल। क्या नाम है बेटा? ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। या फिर इसी को हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंसलेट साइकिल। हैंसलेट साइकिल। समझ में आ रहा है इतना? अब हमने 2 अमोनिया को लगा करके 1 यूरिया तैयार किया। तो बताओ 1 यूरिया के फॉर्मेशन में कितने एटीपी का खर्चा होगा? 3 एटीपी का खर्चा है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक यूरिया का फॉर्मेशन देखें तो बेटा बताओ ज़रा, इस साइकिल में कितने अमोनिया चाहिए? 2 बेटा अमोनिया चाहिए, 2 अमोनिया चाहिए। और कितने एटीपी का खर्चा? 3 एटीपी का खर्चा। याद रखोगे इतना? इतना याद रखोगे? अब क्या हुआ? लिवर में बन गई यूरिया, लेकिन यूरिया को एक्सक्रीट कौन करेगा? किडनी। कौन एक्सक्रीट करेगा? किडनी। तो अब बताओ लिवर से क्या करा जाए, किडनी में कैसे पहुंचा जाए? तो एक बहुत बड़ा पाथवे है और उस पाथवे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ पा रहे हो? तो जरा नेक्स्ट पे चलो। फिर से एक क्वेश्चन, हाउ द यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लिवर टू किडनी। आखिर कैसे कैसे पहुंचेंगे? और अगर पहुंचेंगे तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा? जैसे कि तुम अपने घर में थे, सुबह सुबह तुम्हारा आँख खुला और तुमने कहा अपन को बेटा कोचिंग जाना है या फिर अपन को कॉलेज जाना है। तो जब तुम घर से कॉलेज तक गए तो रास्ते में क्या क्या पड़ा? रास्ते में क्या क्या पड़ा? तो देखो अब यहाँ पर बहुत ध्यान दो और देखो कि आखिरकार हो क्या रहा है। बेटा यूरिया कहाँ बनी है? लिवर में, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से कहाँ जाएगी? हिपैटिक वेन में जाएगी, हिपैटिक वेन में, ठीक है। और हिपैटिक वेन से वेना केवा, वेना केवा। और कौन सी वेना केवा? इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना केवा। अब इन्फीरियर वेना केवा कहाँ ब्लड ले जाती है? तो ले जाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी में। देख रहे हो? पल्मोनरी आर्टरी में गए। अब पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएंगे? लंग्स में। लंग से वापस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में, और वापस से हार्ट में। वापस से हार्ट में आ गए बेटा, वापस से हार्ट में आ गए। लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएंगे? रीनल आर्टरी। उससे पहले आयोटा, आयोटा, आयोटा के बाद जाएंगे रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी में। और फिर रीनल आर्टरी के थ्रू बेटा कहाँ पहुँच गए? किडनी में। कहाँ पहुँच गए? किडनी में। अब किडनी में यूरिया तो हो गया फिल्टर आउट, फिल्टर आउट। कौन? यूरिया। और वापस कहाँ पहुँचे? रीनल वेन, रीनल वेन। समझ में लगा? समझ में लगा इतना? देखो लिवर ने बेटा क्या बनाया? यूरिया। क्या बनाया? यूरिया बनाया।
और इसको कहाँ पहुँचाना है एक्सक्रीट करने के लिए, किडनी में पहुँचाना है, ठीक है। लेकिन क्या कोई ऐसा डायरेक्ट पोर्टल सिस्टम मौजूद है लिवर और किडनी के बीच? नो, कोई भी पोर्टल नहीं है, डायरेक्टली नहीं जा सकते। मजबूरी है बेटा कहाँ जाना, हार्ट जाना, मजबूरी है लंग्स जाना, क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। वेन में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेन ही कलेक्ट करके ब्लड कहाँ पहुँचाती है, हार्ट में। तो हिपैटिक वेन जो उठा लेगी सारी यूरिया को ब्लड में, कहाँ से, लिवर से। अब हिपैटिक वेन कहाँ पहुँचेगी, इंफीरियर वेना केवा, समझ पा रहे हो। और इंफीरियर वेना केवा कहाँ खुलेगी, राइट साइड ऑफ हार्ट, यानी कि राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। अब बड़ा मजबूरी है कि यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं। तो पल्मोनरी आर्टरी में भी जाना पड़ेगा, फिर लंग्स में भी जाना पड़ेगा, फिर लंग्स से वापस भी आना पड़ेगा, फिर लेफ्ट साइड के हार्ट में भी आना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल से हुआ पंप, कहाँ पहुँचे, आयोटा पहुँचे, फिर पहुँचे रीनल आर्टरी, कहाँ पहुँचे, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्लड लेके जा रही है हार्ट से कहाँ, किडनी, ठीक है। और किडनी में क्या हुआ, यूरिया को फिल्टर कर लिया गया, और जब ये आर्टरी किडनी के अंदर से होकर के गुजरी और बनी वेन, तो वहाँ पर यूरिया फिल्टर हो गया। कल के सेशन में एक क्वेश्चन था कि सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ होगा, तो यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ तो फिल्टर हो गया। अब इस पाथवे में ज़रा बताओ कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ है और सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ है, लेकर के जहाँ से चले थे बेटा, यानी कि हिपैटिक वेन में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मोस्ट यूरिया सबसे ज़्यादा यहाँ है ना, ठीक है। और यहाँ पे हो गया फिल्टर, यहाँ पर हो गया फिल्टर, तो यहाँ पर क्या बचा, नहीं बचा, ठीक है। लीस्ट यूरिया, लीस्ट यूरिया। अब बताओ, यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि इस पाथवे में बताओ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर यूरिया भी बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होगा, बताओ ज़रा। लंग से क्या खींचा बेटा, ऑक्सीजन खींची। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, जो कि लेके कहाँ जा रहे हैं, हार्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पर यूरिया भी ज़्यादा है, मोस्ट यूरिया विद मोस्ट ऑक्सीजन। अब ये क्वेश्चन बताओ कि यह इस पाथवे में सबसे ज़्यादा यूरिया और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी, तो यहाँ पे बताओ, जो राइट एट्रियम है यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट वेंट्रिकल यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, और पल्मोनरी आर्टरी में भी कार्बन डाइऑक्साइड विद यूरिया। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर तुमको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पर किसको याद रखना है, ऑक्सीजन को याद रखना है। सबसे कम यूरिया रीनल वेन में, क्योंकि किडनी में जाते ही यूरिया हो गई फिल्टर, और वेन में अब अमाउंट ऑफ यूरिया नहीं है या फिर बहुत कम है। सबसे ज़्यादा हिपैटिक वेन में, समझ पा रहे हो, सबसे ज़्यादा हिपैटिक वेन में। लेकिन अगर हिपैटिक वेन के कंपैरिजन में लीवर में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि बनी हुई इतनी रखी है, ब्लड में थोड़ी ही जा रही है। समझ पा रहे हो, दिमाग लगाना थोड़ा, बुद्धू बन के मत चले आना कि मैम ने कहा था कि यहाँ पे तो अपन यहीं टेक करेंगे, लिवर को छोड़ देंगे। तो अगर लिवर और हिपैटिक वेन में पूछा तो लिवर में ज़्यादा है, समझ पा रहे हो। और इस पाथवे को ज़रा सा कनेक्ट करना, रटना मत, रटने की ज़रूरत, रटोगे तो भूल जाओगे। इसको कनेक्ट करना कि अगर कोई भी चीज़ बेटा कहीं से पहुंचानी है तो सबसे पहले हार्ट जाना होगा, अगर बीच में कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है, ठीक है। और लीवर और किडनी के बीच कोई पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हार्ट जाना पड़ेगा मजबूरी में, फिर लंग्स जाना पड़ेगा मजबूरी में, यहाँ पर कोई रोल नहीं है, और फिर जाएंगे किडनी में। समझ पा रहे हो। तो आज हमने क्या पढ़ा,
कुछ जनरल अकाउंट पढ़ा एक्सक्रीशन का, और हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन एक्सक्रीशन के केस में आखिर बनता कैसे है यूरिया। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो बस स्टार्ट कर दिया कि ये किडनी है, ये यूरेटर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, और ऐसे 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 एक्सक्रीशन हो गया। लेकिन आया कहाँ से भैया, अमोनिया कैसे बना, अमोनिया से यूरिया कैसे बना, यूरिया आया कैसे किडनी में, ये भी जानना तुम्हारे लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आगे हम क्या करेंगे, सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।